आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो का स्पेशल शो कोरोना कवरेज। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लाते हैं दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी अपडेट्स। कहाँ क्या नई स्टडी हुई है, कहाँ कोरोना के मरीज घटे हैं, बढ़े हैं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। कोरोना के डेली इन्फेक्शन केसेस में लगातार कुछ हफ्तों से गिरावट देखी जा रही है। उसी के साथ बड़े पैमाने पर हो रही वैक्सीनेशन ड्राइव ने भी उम्मीद जताई है कि चलो तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह विनाशकारी नहीं होगी। लेकिन म्यूटेंट वायरस के छिपे होने और आने वाले त्योहारों के मौसम के साथ एक्सपर्ट्स कोविड प्रोटोकॉल को बनाए रखने पर जोर देते हैं। लेकिन क्या ये बस इतने भर से मिथ है? क्या कोरोना का सबसे बुरा दौर खत्म हो गया है? इन सब आंकड़ों को देखते हुए अगर हम समझे तो अभी 2021 का इंडिया टुडे कॉन्क्लेव खत्म हुआ है। उसके दूसरे दिन वायरस ओरेकल कंटेजन कंटेनमेंट एंड द नेक्स्ट क्राइसिस सेशन में फेमस वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर इयान लिप्किन ने कहा कि कोविड-19 का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अभी कई और वेरिएंट हो सकते हैं जो पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। कॉन्क्लेव में डॉक्टर लिप्किन ने कहा कि कोविड-19 ने पहली बार उभरने के बाद से हमें चौंका दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये खत्म हो गया है, लेकिन बड़े विश्वास के साथ नहीं कह सकता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय तक कोविड एक उभरती हुई चुनौती है, जहां लोगों में हल्के लक्षण होते हैं लेकिन संज्ञानात्मक शिथिलता यानी कॉग्निटिव डिसफंक्शन, सांस की तकलीफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फिर लंबे समय तक थकान और यहाँ तक कि अगर वायरस गायब हो जाता है तो भी वे संक्रमित बने रह सकते हैं। ये एक जटिल तस्वीर है और हमें अक्यूट बीमारी और भविष्य की महामारी को रोकने के महत्व के बारे में सोचना होगा। तो साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया। आज इसी बहाने मैंने सोचा कि क्यों ना एक्सपर्ट से बात की जाए और पूछा जाए कि क्या कोविड का सबसे बुरा दौर खत्म हो गया है? कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो ये इशारा कर रही हैं और कहाँ अभी काम करने की ज्यादा जरूरत है? इसके लिए मैंने बात की ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड के सेक्रेटरी जनरल और एड सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर ईश्वर पी गिलादा से। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ईश्वर आपका आज तक रेडियो पर। धन्यवाद खुशबू जी, धन्यवाद। ओके सर, तो अभी हम आज बात करेंगे वही कोविड के रीसेंट सिचुएशन पे, जिस तरह के हालात हैं। हालांकि केसेस अभी कुछ हफ्तों से 18,000 20,000 के आसपास ही आ रहे हैं, जो पहले के मुकाबले तो कम है। लेकिन क्या इसे देखते हुए जो रीसेंट है और जो ये कोविड इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं, मौतें कम हो रही हैं, तो क्या आप इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? आर वी गेटिंग बैक टू नॉर्मल? मेरा जो 1.5 साल का अभ्यास है ये इस विषय पर, मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत देश का वर्स्ट पीरियड था, सबसे खराब पीरियड था, वो समाप्त हो चुका है। और अगर आप पिछले 3 महीने से देखेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये एक स्टैटिक मोड पे है और स्टैटिक ही नहीं, उससे भी नीचे आ रहा है। तो रोजाना 20,000 केसेस आना, उसके अंदर भी खाली 4 राज्य ऐसे हैं कि जहां पर केसेस 1000 के ऊपर है। बाकी जो आप देखेंगे, हमारे पास 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी है। उसके अंदर 8 ऐसे हैं जहां पर 1 डिजिट नंबर है, यानी 2 केस, 4 केस या नहीं के बराबर, 0 केस। ऐसे 15 राज्य है जहां पर 2 डिजिट में है, यानी 100 के नीचे है। और 9 राज्य ऐसे हैं जहां पे 100 और 1000 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे 36 में से 4 राज्य छोड़कर बाकी 32 राज्यों में केसेस बहुत कम है और ये लगातार सिलसिला बना हुआ है। तो ऐसे हालात में हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन होके गया। जैसे 4th सीरो सर्वे जो था जून का, उसमें बताया गया कि 67.6% लोगों को ऑलरेडी कोविड होके गया होगा क्योंकि उनकी एंटीबॉडी पॉजिटिव है। और बहुत सारे लोगों में वैक्सीनेशन की लेवल बढ़ते जा रही है। तो ऐसे जो हालात, फिक्स हालात है, इसके अंदर हमारा कोविड का नंबर बढ़ेगा नहीं। तो भारत का जो बहुत बुरा पीरियड था, बहुत बुरा अनुभव था, जो मई में हमने देखा था कि 4,14,000 केसेस एक दिन में आए थे, वैसे हालात कभी भी नहीं आएंगे।
सर, हालाँकि अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ दिन पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी तो उनका जो मेजर कंसर्न था आने वाली तीसरी लहर को लेकर या आने वाले कुछ दिनों को लेकर, मतलब फेस्टिवल के मद्देनज़र उन्होंने ये पीसी रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। तो उसमें उन्होंने एक प्रोजेक्शन बताया था कि 4 से साढ़े 4 लाख के बीच में केसेज़ आ सकते हैं। तो इस पर आप क्या राय रखते हैं कि अभी जिस तरह के केसेज़ आ रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में ये उतना प्रोजेक्ट करने वाला है और करेगा भी, तो क्या-क्या फैक्टर्स होंगे जो उसको एक बूस्ट अप देंगे? कई बार क्या होता है जब हम बोल रहे हैं केसेस बढ़ने वाले हैं या बढ़ रहे हैं, तो सरकार कहता है कि नहीं बढ़ेगा। जब हम कहते हैं कि केसेस स्टेबलाइज हो गए, नहीं बढ़ेंगे, सरकार कहता है बढ़ेगा। अब ये जो हालात है, जो एक नेशनल कोविड प्रोजेक्शन काउंसिल जिसको सूत्रा मॉडल नाम दिया गया था, तो ये सूत्रा मॉडल कुछ आईआईटियंस है और उन्होंने आईआईटी कानपुर से और कई आईआईटी के लोगों ने उन्होंने बनाया। जब दूसरी वेव आई थी उसके पहले उन्होंने बताया था कि भारत में दूसरी वेव कभी नहीं आएगी और भारत सरकार उनके भरोसे बैठा रहा और दूसरी वेव की जो तैयारी करना चाहिए थी वो तैयारी हुई नहीं थी। अगर हम लोग अच्छी तैयारी करते तो दूसरी वेव में हमारा जो नुकसान हुआ था, खास करके जब पीक पे थे हम लोग मई में या जून में, वो नुकसान हमें नहीं होता, हम लोग उसके अच्छे हालात बना सकते थे। अब वही प्रोजेक्शन काउंसिल बार बार कह रहा तीसरा वेव आएगा, तीसरा वेव इतना बड़ा होगा कि 4 लाख से ज्यादा केसेस रोजाना आएंगे, तो हमें 40 लाख लोगों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब दिन में 4 लाख केसेस आते हैं तो एक्टिव केस उसके 10 गुना ज्यादा होते हैं। तो 40 लाख लोगों का 50 लाख लोगों का अरेंजमेंट करना होगा और इसलिए कई राज्य उसके तैयारी में लगे हैं। आप एक उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र राज्य ने केंद्र शासन को लिखा कि हमारे पास तीसरी वेव बहुत बड़ी आने वाली है, उसके लिए हमको 5,400 करोड़ का खर्चा करना है, उसमें से 1,400 करोड़ का खर्चा हम लोग महाराष्ट्र से करेंगे। हम केंद्र सरकार से चाहते हैं कि हमें 4,000 करोड़ मिले। अब ये अगर खाली फाइनेंस के बेसिस पे सब अगर आप बना रहे हैं प्रोग्राम, तो ये थोड़ा कुछ गलत होगा। हो सकता है कि सरकार को ये बताना है कि भाई अपने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर खत्म मत करो, कभी भी तीसरा वेव आ सकता है, ऐसा थोड़ा सा डर का माहौल में लोगों को डराना होगा, ठीक है। लेकिन असलियत यह है कि तीसरी वेव अगर आएगी भी तो बहुत छोटी होगी, हम जिसको वेव कह नहीं सकते हैं। वो जैसा अर्थक्वेक बड़ा कभी आता है उसके बाद में थोड़े ट्रेमर्स होते हैं, वैसे ट्रेमर वाली होगी, इक्का दुक्का कई केसेस आ गए। अब जो 4 राज्य में प्रॉब्लम चल रहा है, हो सकता है कि वहां पे वो प्रॉब्लम इतना ज्यादा पहले नहीं था, जैसे खास करके केरला और मिजोरम, जहां पे सेकंड वेव अभी तक चल रही है। फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव आने को टाइम लगा और जो उनका जो सीरो सर्वे था, जैसा केरला में सीरो सर्वे बताया गया कि 46% लोगों को इन्फेक्शन हुआ था, जहां पे भारत में सब जगह 67% था, तो 21% का गैप तो वही है। तो जब पहले दौर में लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ तो वल्नरेबल पॉपुलेशन ज्यादा है जहां पे उनको इन्फेक्शन हो सकता है और इसीलिए वहां 3-4 राज्यों में प्रॉब्लम हो रहा है। अब केरला का भी ग्राफ नीचे जा रहा है, जहां केरला अभी 10,000 12,000 केसेस रोजाना दे रहा है, जहां पे वो 25,000 30,000 35,000 तक चले गया था। तो वो सब जगह अच्छा हो रहा है, कोई इतना बात नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न है, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न का नाम भी मैंने दिया, जैसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, तो 25 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न के अंदर 16 डिस्ट्रिक्ट केरला के, तो 16 के 16 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न है और बाकी जो एक एक दो डिस्ट्रिक्ट है उसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट से पुडुचेरी के, 3 डिस्ट्रिक्ट से मिजोरम के और 1-2 डिस्ट्रिक्ट से लक्षद्वीप के। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न भी ज्यादा पूरे भारत में है नहीं और कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे कि जहां पे कई दिनों तक या कई हफ्तों तक 0 केस आ रहे हैं, तो बहुत माहौल अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। जी। तो सर, एक इंडिकेटर पे मैं और बात करना चाहूँगी हॉस्पिटल बेड्स के ऊपर, क्योंकि ये एक और भी एक इंडिकेटर हो जाता है जो हमें ये बताएगा कि कोविड जो है वो एब कर रहा है कि नहीं, खत्म इन द सेंस नॉर्मल होने की कगार पर है। तो हॉस्पिटल बेड जो है, क्या वो अभी फार फ्रॉम
ऑक्यूपेंसी जिस तरीके से वो फुल बेड्स हुआ करते थे 1 डेढ़ साल पहले, क्या अभी हॉस्पिटल में अगर आपने नोटिस किया हो या आपके पास कुछ ऐसे आंकड़े हों जो ये बताते हों हॉस्पिटल बेड्स को लेकर, तो वहां पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ये इंडिकेट करता हो कि हाँ अभी हम कोविड का सबसे बुरा दौर जो है खत्म होने वाला है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में से 4 को छोड़कर 32 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पे बेड सब खाली है और कई जगह तो ऐसा है कि कोविड के 100 बेड खाली रखे हैं और दूसरे लोग को बेड नहीं मिल रहा है। तो हम जिसको कहते हैं कोलेटरल डैमेज, यानी किसको हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को सर्जरी कराना है, किसी को और कोई इमरजेंसी है, उसको बेड नहीं दे रहे क्योंकि कोविड के लिए ब्लॉक करके रखे हैं। ये भी गलत है क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज्यादा कोलेटरल डैमेज हुआ है। लगभग 57 लाख एक्स्ट्रा डेथ हुई है लास्ट ईयर में, 19 के मुकाबले में 20 में। तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा डेथ हुई है, हो सकता है कि आधे डेथ हो गए कोविड के, लेकिन आधे से ज्यादा डेथ तो दूसरे बीमारियों के। तो हम लोग कोविड के चक्कर में दूसरे मरीजों को मरने दे रहे हैं या मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब जो दूसरे 4 राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र में है, बम्बई है, तो यहाँ पे भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बेड, कोविड के जो बेड थे वो बेड खाली पड़े हैं। अब कभी थोड़े से बेड भरना, यानी समझो 2 हफ्ते पहले 5-10 एडमिशन हो रहे थे, अभी 15 एडमिशन हो रहे हैं, 10 एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन बेड पूरे भरे नहीं है। अब ये बात है कोविड के बेड जो अस्पतालों में है, उसके सिवा भी कई जगह जंबो सेंटर खोले गए हैं। जैसे मुंबई के अंदर 4-5 जंबो सेंटर है जहाँ पे 2000-3000 केसेस एक साथ रख सकते हैं। उन जंबो सेंटर में भी 50-60 भी 100 भी मरीज नहीं है। एक मुंबई का जंबो सेंटर ऐसा है कि पहले से लेके आज तक एक भी मरीज वहां पे गया नहीं है और उसका रेंट जो है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लगभग 22 करोड़ रेंट दिया है उसका, यानी 22 करोड़ रेंट देकर एक भी मरीज वहां पे ट्रीट नहीं हुआ है। तो हम लोग को ये फिजूल खर्ची रोकना चाहिए और जो कोविड के लिए अलग बेड बनाना है, अलग ये करना है, आप जो एक्सपांड करना है जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में कीजिए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में मत जाइए। क्योंकि आप समझो कोई एग्जिस्टिंग अस्पताल है जहाँ पे 1000 बेड है, आपने 100 बेड एक्स्ट्रा कर दिए, तो आज कोविड को काम आएंगे, कल और कोई बीमारी को काम आएंगे। लेकिन आपने कोई टेंट बना दिया और जंबो सेंटर खोल दिया, उसका काम कुछ भी नहीं है, वो उखाड़ दिया, कुछ खत्म हो गया काम उसका। तो आप ऐसे पैरेलल अरेंजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। जी सर, मैं अब तीसरे इंडिकेटर वैक्सीनेशन पे बात करना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन का पेस जैसे कि हम देख रहे हैं वो बढ़ रहा है, बूस्टअप हो रहा है, लेकिन आपके हिसाब से जैसे कि आप कहते हैं कि हमें रोज इतने करोड़ डोजेस देने की जरूरत है तब भी हम दिसंबर एंड या जो भी टारगेट हमने रखा है वहां तक पहुंच पाएंगे। तो अभी के हिसाब से आप क्या देखते हैं, एक वैक्सीनेशन कितना बड़ा अभी इंडिकेटर प्ले कर रहा है रोल कोविड का एक जो वर्स्ट है पीरियड खत्म होने के लिए? देखो, अपने पास डिमांड और सप्लाई है। डिमांड तो है अभी भी, क्योंकि लोग जा रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, उनको वैक्सीन के लिए 4-4 घंटे 5-5 घंटे वेट करना पड़ता है। सप्लाई में थोड़ा प्रॉब्लम है। पहले ऐसा बताया गया था कि सितंबर में आएगा, सितंबर के बाद में अक्टूबर में लगा आएगा, अक्टूबर का भी लगभग 9-10 दिन खत्म हो गए, अभी तक जिस प्रमाण में वैक्सीन आना चाहिए वो नहीं आया। तीसरी चीज ये है कि हमारी कैपेसिटी इतने वैक्सीन लगाने की है क्या? हमने कई बार दिखा दिया कि हम 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन एक दिन में लगा सकते हैं, हालांकि एक दिन में हमने 2.25 करोड़ भी लगा के दिखाए हैं। तो इसका मतलब हमारी कैपेसिटी जो पूरक है उतनी है हमारी कैपेसिटी। अगर वैक्सीन आता है, उतना उपलब्ध होता है, तो हम लोग उतना लगा सकते हैं। अब जो वैक्सीनेशन फिलहाल हुआ है तो लगभग 56% पूरे इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका 1 डोज लग चुका है और 19% को 2 डोज लग चुके हैं। तो अभी भी काफी कैप्टिव पॉपुलेशन है जिसका वैक्सीनेशन लगना बाकी है। हालांकि 1 डोज लगने के बाद भी काफी प्रोटेक्शन होता है। 1 डोज लगने के बाद भी अगर इन्फेक्शन आता है तो वो मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंचता है, बहुत सारे लोग, और मरते नहीं है। तो हॉस्पिटलाइजेशन से और डेथ से प्रोटेक्शन 1 डोज से भी मिलता है, लेकिन हमको वहां रुकना नहीं, हमको 2nd डोज करना है। तो हम बूस्टर डोज की बात कर ही नहीं रहे हैं और करना भी नहीं चाहिए जब तक लोगों को ये 2 डोज मिल जाए। अब प्रॉब्लम ये भी होगा कि जिन फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला और दूसरा डोज जनवरी में और फरवरी में मिला, उन लोगों को ये साल के अंत तक उनको शायद बूस्टर डोज देना पड़े, तो वो पॉपुलेशन कम होगा, 2-3 करोड़ लोग को होगा, लेकिन उनके लिए हमको सोचना पड़ेगा क्योंकि हमें उन लोगों को स्वस्थ रखना है। वो फ्रंटलाइन में काम करते हैं, वो मरीजों के लिए काम करते हैं, कोविड के लिए नहीं बाकी भी मरीजों के लिए काम करते हैं, तो उन लोगों को स्वस्थ रखना जरूरी होगा।
तो हमारे हिसाब से जो अक्टूबर में सप्लाई आना है बायोलॉजिकल ई का, कोवैक्सीन का एक्स्ट्रा सप्लाई आना है, वो आना चाहिए। एक वैक्सीन कंपनी ऐसा है जो सीरम इंस्टीट्यूट है, उन्होंने 10 करोड़ की जगह लास्ट मंथ में 20 करोड़ वैक्सीन दिया है, और दूसरी कंपनियां अभी तक वैक्सीन दे नहीं पा रही है। और मेनू के मुकाबले में हमारे पास मेनू में 6-7 वैक्सीन है, लेकिन रियलिटी में 2 वैक्सीन है। तीसरा वैक्सीन स्पुतनिक बहुत ही कम है, तो बाकी बायोलॉजिकली आया नहीं है, ज़ाइकोव-डी आया नहीं है, जो जॉनसन का सिंगल डोज वैक्सीन है वो मार्केट में आया नहीं है, जो मॉडर्ना का वैक्सीन लाइसेंस हुआ है सिप्ला को, वो आया नहीं है। तो ये वैक्सीन अभी तक मार्केट में आना बाकी है। तो हमें उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी ला सकते हैं लेके आइए, और सरकार को भी ये चाहिए कि कहाँ रुकावट है। यानी कोवैक्सीन अगर सप्लाई नहीं कर पा रहा है तो ठीक है, हम लोग सीरम इंस्टीट्यूट के पीछे पड़े, वो 100% सप्लाई कर सके, तो वहां पे अगर वो नोवैक्स उनका नया वैक्सीन है, उसको जल्दी से जल्दी मान्यता मिले तो जल्दी काम हो जाएगा। जी। सर, अब त्योहारों के मद्देनजर हम बात करें तो अभी जिस तरीके से जैसे हम जानते ही हैं कि पिछली बार भी हम लोगों ने त्योहारों के टाइम पे ही कुछ लापरवाहियां की थी, जिसकी वजह से केसेस में सर्ज देखा गया था। तो अभी जो सेलिब्रेशन है, क्या अभी भी ये उसी फेज में है? इज इट टू अर्ली टू सेलिब्रेट वाले फेज में, या फिर ये कुछ प्रोटोकॉल्स के साथ इसको मनाया जा सकता है? देखिए, ये जो थर्ड वेव, फोर्थ वेव या आगे के जो वेव्स है, या ये पैंडेमिक कितना चलेगा, ये 4 चीजों पे डिपेंड है। उसमें से 3 पी है और एक चौथा वी है। पहला पी है पॉलिसी, सब चीजें पॉलिसी पे डिपेंड होती है। दूसरी चीज पी, पीपल, लोग कैसे बिहेव करते हैं। तीसरा चीज है परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन, और चौथा जो वी है वो है वेरिएंट, कोई वायरस का नया वेरिएंट आता है क्या। तो हम चौथा चीज छोड़ दें, क्योंकि वो आएगा नहीं आएगा, वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होगा, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो हम वायरस पे छोड़ दें। जो तीनों पी है, उसके अंदर पॉलिसी पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अभी महाराष्ट्र में गणपति का फेस्टिवल हुआ, पॉलिसी ऐसी बनी कि बड़े बड़े फेस्टिवल को परमिशन नहीं देना है। अभी नवरात्रि चल रही है, बड़े बड़े नवरात्रि को परमिशन नहीं देनी है। तो ये पॉलिसी पे डिपेंड है। पॉलिसी इन्होंने स्ट्रिक्ट बनाई तो लोगों को आप कंट्रोल कर सके। पॉलिसी अगर वीक है तो लोग ज्यादा वीक हो जाते हैं फिर, और तो पॉलिसी अच्छी है। अब दूसरा जो लोगों का बिहेवियर है, लोगों का बिहेवियर कोऑपरेटिव है। मुझे खुशी है कि लोगों ने पॉलिसी का साथ दिया है, और जैसा 1 साल 1.5 साल उन्होंने खींच के अपने बिहेवियर को रखा है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना है, ज्यादा गर्दी नहीं करना है। थोड़े दिन की और बात है, 2-3 महीने 3 महीने में अगर वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा तो आपका पूरा लाइफ अच्छा हो जाएगा। अगर आप गड़बड़ करेंगे अभी थोड़े 2-3 महीने के लिए, वो बीमारी के चक्कर से बाहर निकलेंगे नहीं। आप दो लोग ठीक हो गए, बीमार, घर के 2-3 लोग बीमार हो गए, जिन्होंने वैक्सीन लिया वो भी बीमार हो गए, तो आप थोड़ा शांति रखिए। तो अभी जो मेन फेस्टिवल आने वाले हैं, दिवाली है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, ये 2-3 महीने हमको थोड़ा सा एहतियात बरतने हैं। इतना करेंगे तो हम लोग कोविड पर पूरी मात कर सकेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और इस पर हम लोगों का ध्यान खींचने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जिस पर हमें अभी फिलहाल ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर हम चाहते हैं कि कोविड जल्दी एक बैक टू नॉर्मल वाले हम उस फेज में चले जाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। धन्यवाद खुशबू, धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए, अब वक्त हो चला है विदा का। आज के कोरोना कवरेज को यहीं समेटते हैं। मिलते हैं आपसे अगले रविवार। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।